आप लोगों को दो तरीके से पढ़ाई जाती है। ऑप्टिक्स इज व्हाट? स्टडी ऑफ लाइट। लाइट। आवाज नहीं भाई, प्लीज रोकना भाई इस पे प्लीज। तो हमने देखा था लाइट की कैसी नेचर होती है, ड्यूअल, पार्टिकल नेचर भी और वेव भी। अगर मैं पार्टिकल नेचर पढ़ूं और वेव पढ़ूं तो इसके बिहाफ पे इन्होंने इसको डिफाइन किया रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का नाम जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी दिया जाता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो 10th क्लास में आपको जो ऑप्टिक्स पढ़ाई गई लाइट का चैप्टर, वो इसका पार्ट है, वो वेव का पार्ट नहीं है। वेव ऑप्टिक्स में दो टॉपिक आते हैं, एक इंटरफेरेंस और एक डाइफ्रेक्शन। हम लोगों को ये दो टॉपिक पढ़ने हैं मेनली, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और हैं, लेकिन मेनली ये वेव ऑप्टिक्स में दो चीजें पढ़नी। पार्टिकल नेचर में क्या आता है, और अभी रिसेंटली पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस रे ऑप्टिक्स में चार चीजें आती हैं। मैप बनाना ढंग से देखो, सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन, उसके बाद आता है रिफ्रैक्शन, देन आता है प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। मतलब अभी हम लिखेंगे इसको पहले डिटेल में। यहाँ पे हम लोगों को जो रे ऑप्टिक्स पढ़नी है वो चार पार्ट्स में पढ़नी है। तो जब आप रिवाइज करो इसको, तब भी आप प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सारी चीजों को इसी तरीके से रिवाइज करना। जैसे आपने प्रिज्म उठाया, 10 न्यूमेरिकल इसके कर लिए, प्रिज्म कंप्लीट हो गया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, 10-15 न्यूमेरिकल इसके लगा, ये टॉपिक खत्म हो गया। मेनली ये दो पार्ट होते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ते हो आप? ये रिफ्लेक्शन आप पढ़ते हो सबसे पहले प्लेन मिरर के लिए और स्फेरिकल मिरर के लिए। आवाज आ रही है भाई बहुत ज्यादा। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में कौन कौन आता है? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग, लाइट की बेंडिंग। इसमें मेनली क्या आता है? आपको याद होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये टॉपिक सुना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में टॉपिक था। उसके बाद आपने 10th क्लास में एक टॉपिक और पढ़ा है, ग्लास लैब। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 ऑप्टिक्स में टोटली 10th क्लास रिवाइज करवा रहा हूँ। ग्लास लैब, अब जो नई चीजें ऐड होंगी उसमें, जैसे TIR। TIR इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक आएगा। ये इसकी 4-5 एप्लीकेशंस होती हैं, वो पढ़ेंगे। प्लस लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आई थिंक अगर आपको याद है, हमने लेंस फॉर्मूला तो पढ़ा था ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना? सो अभी यहाँ पे क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या होता है? लेंस बनाने वाला सब कुछ डिसाइड करता है। लेंस बनाने वाला चाहेगा इतनी फोकल लेंथ हो तो उतनी होगी, इतनी पावर का लेंस बनाना है, यानी कि लेंस मेकर के नाम से अगर ये फॉर्मूला है, इसका मतलब लेंस बनाने वाला सब चीज डिसाइड कर रहा है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इस रे ऑप्टिक्स में आपकी बहुत सारी डेरिवेशंस आएंगी, उनके अपने तरीके होते हैं करने के। अगर आप इनको इकट्ठी करोगे बहुत हैवी हो जाएगा आपके लिए। जैसे यहाँ पे मिरर फॉर्मूला आएगा, मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हर चीज, यहाँ पे क्या आता है? लॉज आते हैं, लॉज, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। याद है कुछ? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हमने 10th क्लास में पढ़ा था। साइन आई बाय में साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट। तो वो चीज यहाँ पढ़नी है। उसके बाद क्या आता है? पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं इनके अंदर, लेकिन मैंने आपको मेनली आउटलाइन दिखाई है कि ऐसा ऐसा कुछ हम चीजें यहाँ पढ़ेंगे। प्रिज्म में क्या होता है? कौन बताएगा प्रिज्म क्या करता है? लाइट को तोड़ता है, स्प्लिट करता है। क्या वो लाइट को बेंड भी कर सकता है? यस। तो बेंडिंग का मतलब है रिफ्रैक्शन और तोड़ने का मतलब है डिस्पर्जन। तो यहाँ इस टॉपिक में दो टॉपिक आते हैं, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन।
डिस्पर्जन आपने सुना है, 7 कलर्स में लाइट टूट जाती थी, तो वो डिस्पर्जन में पढ़ना है। और लाइट को बेंड करना है तो रिफ्रैक्शन में पढ़ना है। आपके बोर्ड के सिलेबस में ये है, ये नहीं है, जेई में दोनों है। बात समझ में आ गई? बोर्ड के सिलेबस में डिस्पर्जन मेंशन नहीं है, रिफ्रैक्शन मेंशन है, यानी कि सिर्फ बेंडिंग करानी है, तोड़ना नहीं है। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है? 3 टॉपिक। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जब एक्सपीरियंस करते हैं इस पार्ट को, तो फीडबैक आता है, सर हमारे को किसी में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इनमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उसका रीज़न, इसके फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं, लेकिन जब इसकी स्टेटमेंट आती है तो हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते हैं, और वो फॉर्मूले गलत हो जाते हैं। तो जहाँ जौन सा लगाना होता है वहाँ पे सेट नहीं होता है वो। मतलब ये हमने देखा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं। आप करो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा देख रहे हैं। सो ये आपकी ऑप्टिक्स है, आपको ऐसे करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लाइट की। लेक्चर नंबर 1 है, तो मैं यहाँ मेंशन भी कर रहा हूँ, मैं 10th क्लास का बेसिक करा रहा हूँ। 10th क्लास बेसिक, लाइट वाले चैप्टर से। बोलो लाइट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। डन। देखने की शक्ति देती है, मीनिंग इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करो। जब तक आपकी आंखों पर लाइट गिरेगी ही नहीं, तो दुनिया आपको दिखेगी भी नहीं। इसका मतलब लाइट तो हमें दुनिया देखने के लिए एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये देखने की सेंसेशन दे रही है। बात समझ में आ रही है? अब जो लाइट है, हमने क्या पढ़ा था, लाइट की कैसी नेचर होती है? हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये लाइट है। तो एक पॉइंट तो मैंने ये पढ़ लिया, लाइट की नेचर कैसी थी? ड्यूअल नेचर होती है, पार्टिकल भी होती है और वेव भी होती है। पार्टिकल भी और वेव भी। थर्ड, लाइट चलती कैसे है भाई? स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा सीधा चलती है। कभी 10th क्लास में कोई ऐसी एक्टिविटी करी थी जिसमें हम एक पाइप में से एक कैंडल को देख रहे थे? अब वो अगर वो पाइप मुड़ जाए तो वो कैंडल नजर नहीं आती है। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कैंडल रखी है और यहाँ पे आपकी आई है, इसको देख रही है, तो ये दिख जाती है। लेकिन अगर ये कहीं ऐसे होती, अरे इधर सुन लो, नहीं आता तुम्हारे को कुछ, पूछने लग गया तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, बोल रहे हो तब से। ये क्या है? अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो नहीं दिखेगी। इसका मतलब लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर पाथ में चलता है। तो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करती है, ट्रेवल्स इन रेक्टिलिनियर पाथ, रेक्टिलिनियर पाथ। आप अपनी नॉलेज से बताओ, जितना आपको याद है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कौन कौन सी टर्म्स तुम्हारे सामने आती थी? जैसे रे, ऑब्जेक्ट, इमेज, ऐसा ऐसा आता था। रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है, ये सारी चीजें हमारे सामने आई है। अब हम दोबारा उसको रीडिफाइन करेंगे 12th लेवल पे। आप लोगों ने पहले क्या किया है? पहले आपने सिर्फ डेफिनेशन का रट्टा मारा, याद करके लिखा है 10th क्लास में। लेकिन अभी यहाँ पे क्रैम करने का कुछ है नहीं, आपको एक इतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, आप अपने आप लिख देते हो सारी चीजें। क्या है? ट्रेवल्स इन रेक्टिलिनियर पाथ, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ। डन। मैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स में से पहली टर्म शुरू कर रहा हूं, रे। ध्यान से सुनना, ये आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे ऐसी चीजें ये आपकी कनेक्टिविटी बनाएंगी, लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करेंगी चैप्टर को लेके। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लिख रहे हैं। वो चीजें मैं जान के लिखवा नहीं रहा, मैं मॉडर्न में पढ़ा चुका हूँ। लाइट की डुअल नेचर है, पार्टिकल है, वेव है, कौन सी वेव है, कौन सा पार्टिकल है, फोटोन है, ईएम वेव है। कुछ चीजें हम ऐसे छोड़ेंगे, जो मेन मेन चीजें वो लिखते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी में मैं चाहता हूँ आपको रे के बारे में पता हो। व्हाट डू मीन बाय रे? क्या रे ऐसी होती है? ऐसे, मतलब आप ऐसे दिखाते हो रे को। व्हाट इज रे? लाइट जिस रास्ते से चल के आ रही है, दैट रास्ता इज नोन एज रे, है ना? तो यानी कि क्या बोले इसको? पाथ ऑफ लाइट। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, लाइट के रास्ते को, यानी कि पाथ ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लाइट कभी भी
सिंगल रे में नहीं आती। जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, अब यहाँ से लाइट आ रही है, आपको ये कंफर्म है लाइट रेज में आएगी, रेज आ रही है लाइट की, लेकिन आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि एक रे आ रही है, बहुत सारी रेज आती हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंगल रे एग्जिस्ट, सिंगल रे एग्जिस्ट नहीं करती। अगर सिंगल रे एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या एग्जिस्ट करता है? बीम। वर्ड सुना है बीम? बीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ रेज, बहुत सारी रेज आ रही हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा बीम, तो बीम को हमने डिफाइन किया ग्रुप ऑफ रेज। डन? क्लियर? अब ये जो बीम है ये कैसी कैसी हो सकती है? क्या ये पैरेलल बीम हो सकती है? पैरेलल बीम, पैरेलल बीम में सिंपल रेज आपको कुछ ऐसे नजर आएंगे कि रेज पैरेलल आ रही हैं एक दूसरे के। थोड़ी सी भी कैजुअलिटी मत करना इस चैप्टर में, आपकी मार्किंग भी बढ़ाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा ये चैप्टर। बहुत सिंपल चैप्टर है ये, बिल्कुल टेंथ से रिलेटेड है सारी चीजें। जहां जहां सब सब कुछ एक दो टॉपिक्स तो ट्वेल्थ लेवल पे ऐड होंगे ही, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास है, टेंथ नहीं है। तो यहाँ पे पैरेलल बीम, उसके बाद आती है कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम में आपको ऐसा नजर आएगा जैसे रेस कन्वर्ज हो रही हैं, और डाइवर्जेंट में, डाइवर्जेंट में डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये ऐसे डाइवर्ज हो रही हैं, ये ऐसे डाइवर्ज हो रही है। सिंपल ये होता है। अब उसके बाद रेज के बारे में और क्या हमें सीखना है, सुनिए। जो रेज होती है मैं वहां लिख देता हूं, अभी यही फर्स्ट पॉइंट चल रहा है। रे के बारे में देखा कि सिंगल रे एग्जिस्ट नहीं करती, दूसरा देखा कि बीम आएगी, यानी कि ग्रुप ऑफ रेज आएंगी, ग्रुप ऑफ रेज कैसी भी हो सकती है। डन? और एक नोट बना के हम यहाँ लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, क्योंकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर इस पे चलेगा। जैसे जो रेज होती हैं वो दो तरीके की होती है, कौन कौन सी? पैरा एक्सियल और मार्जिनल रेज। पैरा एक्सियल और मार्जिनल रेज। डन? एक बार लिखने से पहले मैं रफली कुछ पूछ रहा हूं आपसे, बताओ क्या आपने सभी ने, एक बार लिखना छोड़ो आराम से सुनिए, अगर प्लेन मिरर है, लाइक जैसे मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है, आप ये डायग्राम, बहुत पॉपुलर डायग्राम देखा आपने, टेंथ क्लास में आई और लाइट चली गई, है ना? मतलब ये क्या होता था? नॉर्मल होता था। ये सरफेस कैसी थी? प्लेन। और हमने देखा है कि साइंस में नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी कि प्लेन सरफेस के ऊपर अगर नॉर्मल बनाना हो तो परपेंडिकुलर डाल दो। लेकिन अगर मैं पूछूं एक कनकेव मिरर है, उस कनकेव मिरर में नॉर्मल बनाना है, देन हाउ टू ड्रॉ? तो ये याद रखना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन, हर लाइन नॉर्मल है। जैसे मान लीजिए लाइट आके यहाँ टकरा रही है, तो लाइट यहाँ आके टकराई, हमें नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल कैसे बनेगा? सी से पास होता हुआ, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो एंगल आई ये बनेगा। क्या पैरेलल आने वाली फोकस से चली जाती है? यस, हम ऐसा ऐसा पढ़ते थे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। मतलब लिखवाने से पहले हम फ्लैशबैक में यही जा रहे हैं कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता था, प्लेन सरफेस पे नॉर्मल परपेंडिकुलर डलती थी, ये आपको पता था। लेकिन अभी ये ऐड हो गया कि किसी भी कर्व्ड सरफेस के ऊपर भी अगर तुम लॉज लगा के देखोगे तो वो वहां भी लगेंगे, यानी कि कर्व्ड सरफेस पे भी वो वैलिड होते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर। अगर आपको कर्व्ड सरफेस पे एंगल आई बराबर एंगल आर करना है तो नॉर्मल तो बनानी पड़ेगी ना। तो मैंने बोला नॉर्मल कहां से पास करती है? सी से। इसका मतलब क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस भी नॉर्मल है? मैंने बोला है सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो ए, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन वो नॉर्मल का काम कर रही है। सही है? यहाँ आते हैं, पैरा एक्सियल का मतलब होता है, देखो मैं अभी इसको कनकेव और कन्वेक्स मिरर से समझा रहा हूँ। कनकेव मिरर ऐसा होता है। डन? अगर मान लीजिए कोई रे यहां से आ रही है, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास आ रही है, पैरेलल आ रही है लेकिन बिल्कुल पास आ रही है। क्या तुम्हारा एंगल आई बहुत छोटा नहीं बनेगा? सोच के बताओ। एंगल आई, यानी कि अगर मान लो ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है और तुम यहाँ से नॉर्मल बनाने लग गए, तो एंगल आई तो ये इतना छोटा सा बना। और अगर मान लीजिए इसी मिरर पे लाइट यहाँ से आए,
यहां से, ध्यान इधर हो, लाइट यहां से आए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है। आपने नॉर्मल बनाया और आपने देखा एंगल आई तो एक सिग्निफिकेंट एंगल है, मतलब उसको हम मान सकते हैं ये इतना छोटा नहीं है। अब याद करो, अगर मैं कहूं कि एंगल आई तो बहुत छोटा है, तो साइन आई क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली आई। ऐसे ही साइन आर किसके बराबर होगा? अप्रोक्सीमेटली आर। तो यहां क्या होगा? आई स्मॉल नहीं है तो साइन आई आई के बराबर नहीं होगा। अब जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे निकलेंगे वो सारे इनके लिए निकलते हैं, इनके लिए नहीं निकलते। समझ गए? लेकिन फिर तुम बोलोगे कि सर हम जितने भी डायग्राम्स बनाएंगे वो तो ऐसे ऐसे बनाएंगे, तो आप ऐसे समझ लो कि ये जूम करके दिखाया गया है, बड़ा करके दिखा रहा है आपको। वो एक्चुअल में रेज बिल्कुल चिपक चिपक के आ रही है इधर पैरेलल इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। मीनिंग क्या निकला कि इस चैप्टर में कौन सी रेज पढ़नी है? पैरा एक्सियल रेज। उसका मतलब जहां भी साइन आई आए और जरूरत हो हमें उसको आई पुट करने की तो हम कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो साइन आई को कभी आई भरना पड़ा तो हम भर देंगे, और उसका रीजन क्या देंगे कि वो पैरा एक्सियल रेज है। सो पैरा एक्सियल रेज आर दोज रेज which are coming parallel to the principal axis but they are very close to the principal axis। बात समझ में आ गई? डन। उतार लीजिए इसको यहां तक एक बार। इसका अभी जो नेक्स्ट टर्म आ रही है सेकंड, वो कौन है? ऑब्जेक्ट। तुम बताओ पहले ऑब्जेक्ट के बारे में। केमिस्ट्री में ऑब्जेक्ट का मीनिंग कुछ और होता है, जिसका मास हो, वॉल्यूम हो, है ना, वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन अभी अभी ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट को तुम्हें क्या बोलना है? जहां से रेज आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जहां से रेज आ रही है। और सिंपल भाषा में बोलो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी इमेज बनानी है, ये फिट बैठेगी। सही है? तो हम दोनों पॉइंट लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहां से? जहां से रेज आ रही है, जहां से रेज आ रही है, ऐसे लिखना जैसे लिखवा रहा हूं, जहां से रेज आ रही है। किसी भी चैप्टर में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है, ये ध्यान रखना। जैसी लैंग्वेज दिमाग बोलेगा ना, वैसा फॉर्मूला पेपर में न्यूमेरिकल के लिए लगेगा। जितना सिंप्लीफाइड लैंग्वेज यूज करोगे उतना बेटर है। तो जहां से रेज आ रही है वो कौन है? ऑब्जेक्ट। दूसरा, जिसकी जिसकी इमेज बनानी है, जिसकी इमेज बनानी है। कोई मुझे बता सकता है कि ऑब्जेक्ट रियल या वर्चुअल हो सकता है क्या? रियल ही होता है। रियलिटी भी यही है कि रियल ऑब्जेक्ट होता है, बट अभी जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपके सामने आएगा रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना? जैसे आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा था? इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, पर ऑब्जेक्ट के बारे में ऐसा नहीं पढ़ा था। ठीक है। अब कुछ वर्ड्स में आपको अपने पेज के ऊपर जो खाली जगह है वहां लिखना है, इस चीज को ऐसे लिख लो, ऑप्टिकल इवेंट्स। ऑप्टिकल इवेंट। मैं आपको एक वर्ड कन्फाइन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। ऑप्टिकल इवेंट एक वर्ड कन्फाइन कर रहा हूं जिसको आप बड़ा करके भी बोल सकते हो। इवेंट मतलब घटना। अब यहाँ घटनाएं कहाँ हो रही हैं? या तो मिरर पे हो रही हैं या लेंस पे हो रही है। और कौन सी हो रही है अभी? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये इवेंट्स हैं। तो आप इनको अलग से अगर कभी बोलना चाहो कि रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद, या ऐसे बोलो आफ्टर ऑप्टिकल इवेंट्स, तो ये लैंग्वेज समझ में आती है कि आफ्टर ऑप्टिकल इवेंट्स मतलब उस इवेंट में ये भी आ रहा है, रिफ्लेक्शन भी आ रहा है और रिफ्रैक्शन भी आ रहा है। तो इसका मतलब इवेंट्स का मतलब कौन कौन है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मुझे ये बताइए, ये जो रिफ्लेक्शन है ये कैसी सरफेस पे होगी? मिरर पर। किस पे होगी? रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ करती है? मिरर पर। रिफ्लेक्शन कहाँ होती है? लेंसेज पर। बात समझ में आ गई? तो कभी भी ये वर्ड आता है तो आपके दिमाग में दोनों चीजें आनी चाहिए। अब मैंने कहा कि इसमें तीसरा पॉइंट क्या सीखना है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। आप कैसे पता लगाओगे कि रियल ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? याद रखना, ऑब्जेक्ट का रियल या वर्चुअल होना ऑप्टिकल इवेंट से पहले पता लग जाता है। क्या बोला मैंने? ये नई चीज है तुम्हारे लिए। ऑप्टिकल इवेंट मतलब अभी हुआ नहीं है, रिफ्लेक्शन अभी हुआ नहीं है, लेकिन पहले ही पता लग जाएगा। तो ये बिफोर बिफोर ऑप्टिकल इवेंट पता लगता है। कैसे लगता है? सुनिए एक बार, लिखना बंद। मान लीजिए
यहाँ पे तुम्हारी कोई प्लेन सरफेस है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। लाइट यहाँ से आई और कुछ इस तरीके से गिर रही है। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऑप्टिकल इवेंट तो यहाँ जाके होगा, मतलब रिफ्लेक्शन तो यहाँ जाके होगा, लेकिन इस रिफ्लेक्शन से पहले ही क्या तुम्हें ये डाइवर्जेंट नेचर की नजर आ रही है? अगर ऑप्टिकल इवेंट से पहले तुम्हें रेज डाइवर्जेंट नेचर की नजर आ रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट रियल है। बात समझ में आ गई? अभी क्वेश्चन करेंगे तब भी पता लगेगा। कभी आपने ऐसा सुना है कि ये इमेज बन गई, ये इमेज दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है? अभी हम एक लैंग्वेज यूज करेंगे, पहले की इमेज बनेगी, वो इमेज अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो वहां पे ये सारी चीजें हम रिपीट करेंगे। अभी मैंने बोला यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर मान लीजिए रिफ्लेक्शन होने से पहले ये कैसी नजर आ रही है? कन्वर्जेंट नेचर की। ऐसा लग रहा है ना जैसे कन्वर्ज कर रही होंगी, पर अभी ऑप्टिकल इवेंट हुआ नहीं है, तो ये कैसी है? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बिफोर ऑप्टिकल इवेंट, और ये कन्वर्जेंट बिफोर, कन्वर्जेंट बिफोर ऑप्टिकल इवेंट। डन। और कौन सी बात ऑब्जेक्ट के लिए काम आ रही है? ऑब्जेक्ट कैसा कैसा हो सकता है? इसमें किसी को प्रॉब्लम? अगर कन्वर्जेंट दिखे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, अगर डाइवर्जेंट दिखे तो किसकी तरह ट्रीट करना है? रियल की तरह। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा कैसा हो सकता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। देखो, मैं इतना कंफर्म हूं कि जो वर्डिंग और जो वर्ड्स, जो पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीजें हैं। सही बात है ना? इसलिए हम फालतू की चीजें नहीं लिख रहे हैं। तो जो जो वर्डिंग आपकी, जैसे ये, अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पहली टाइप यही आएगी, पहले पहचान करेंगे कि रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यहाँ ये पॉइंट कैसा होता है? पॉइंट पॉइंट जैसा होता है। ये एक्सटेंडेड कैसा होता है? जैसे हम, क्या ये इसका सिर है, ये इसके पैर है ना? ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया हमने मिरर के सामने, तो इसका मतलब क्या ऐसा लग रहा है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना है? यस। अगर तुम्हें पॉइंट की इमेज बनानी आती है तो हम क्या करेंगे, इसके भी हर पॉइंट की इमेज बना के देखेंगे, पर हर एक की बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पैरों की और सिर की। देखो, इसमें ना एक अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी टॉपिक्स आएंगे तब भी बोलेंगे। अगर तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज बनानी है, ऑब्जेक्ट की फुल इमेज बनानी है, तो सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि पैर और सिर दिख जाए। सही बात है ना? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज बन रही है तो उसका सिर भी दिख रहा है, उसके पैर भी नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट, पॉइंट और एक्सटेंड। नेक्स्ट कौन आता है? थर्ड, इमेज। अच्छा, वो मैं चीजें लिखवा नहीं रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस होता है, नॉन ल्यूमिनस होता है, ये छोटी 8वीं क्लास में लिखा करते थे, है ना? कैसा क्या होता है ल्यूमिनस? जो लाइट, जिसकी लाइट खुद की होती है ना? नॉन ल्यूमिनस वो होता है जिसकी लाइट खुद की नहीं होती। जैसे सन है, वो ल्यूमिनस है, मून है, नॉन ल्यूमिनस है, आप है, नॉन ल्यूमिनस है, टेबल है, नॉन ल्यूमिनस है, फ्लाई फ्लूक्स है, ये ल्यूमिनस है, उनकी खुद की लाइट होती है जैसे। राइट, तो ये क्या है? इमेज में आइए, कौन डिफाइन करेगा इमेज क्या होती है? ऑप्टिकल अपीयरेंस। ऑप्टिकल अपीयरेंस एक अपीयरेंस है। वो कब बनेगी? देखो, यहां मैंने क्या लिखा है, सब किससे पहले हो रहा है? ऑप्टिकल इवेंट से पहले। और इमेज में सब कुछ, यानी कि रिफ्लेक्शन हो गया, अब पता करेंगे इमेज कैसी बनी है। तो यहाँ पे इमेज आफ्टर ऑप्टिकल इवेंट बनती है, आफ्टर आफ्टर ऑप्टिकल इवेंट बनती है। डिफाइन कैसे करेंगे? सिर्फ एक वर्ड, एक वर्ड कौन सा? ऑप्टिकल अपीयरेंस। ये नजर आ रहा है तुम्हें, ये बार बार ये ऑप्टिकल वर्ड आ रहा है, चश्मे की दुकान के सामने ऑप्टिकल्स यही इसलिए लिखा होता है ना? ये टर्मिनोलॉजी इसी से जुड़ी हुई है, लाइट से। सो दैट इज ऑप्टिकल अपीयरेंस। कब बनती है ये? सुनिए बेटा, इमेज जो है ना, इमेज तब बनेगी जब रेज मिलेंगी या मिलती हुई नजर आएंगी। मतलब इमेज बनाने के लिए रेज का मिलता हुआ नजर आना या सच में मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो सच में मिल गई तो रियल इमेज बनाएंगे, और अगर वो मिलती हुई नजर आए तो वर्चुअल इमेज बनाएंगे। क्या लिखा हमने? ऑप्टिकल अपीयरेंस विच इज फॉर्म्ड। आप बोलो, कब बनती है?
व्हेन रेज कहां से आती है रेज? व्हेन रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्या करेंगी? एक्चुअली मीटिंग एट ए पॉइंट और अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट। जैसे मैंने बोला कि सच में मिलेंगी या वो मिलती हुई नजर आएंगी। फ्रॉम ऑब्जेक्ट, एक्चुअली मीटिंग एट ए पॉइंट या मीट एट ए पॉइंट, इस पे सर्कल कर लेना ये। और क्या लिखा? अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, एक हो गया, ये हो गया, डन। सो अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट कब? आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन या मर्जी है, आप ऐसे भी लिख लो, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। फाउंडेशन बहुत जरूरी है, ये फाउंडेशन है। अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट किस क्या बना देगी? वर्चुअल इमेज। ये क्या बनाएगी? रियल इमेज। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, या फिर सिंपल आप एक वर्ड में बोलते तो क्या बोलते? आफ्टर ऑप्टिकल इवेंट, डन। क्या बन गई है? इमेज। तो यहाँ पे बेटा इमेज जो है वो कैसे कैसी हो सकती है? रियल भी और वर्चुअल भी। डिफरेंस बोलना। क्या यहाँ पे एक्चुअली मीटिंग एट ए पॉइंट, यहाँ अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट। दूसरा पहले लिख देते हैं, एक्चुअली ऊपर लिख रखा है मीटिंग एट ए पॉइंट, और ये अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट। सही है। दूसरा स्टार लगाना, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। सुनो, अभी जब तुम न्यूमेरिकल करोगे ना, तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत इसके न्यूमेरिकल याद है तो हमें ये पहचान करनी पड़ती थी कि रियल इमेज बन रही है कि वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि इस चैप्टर में साइन कन्वेंशन यूज करते थे, नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना है, तो वहां पे आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की पहचान करनी होती थी। ये जो वर्ड आ रहा है ना, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, अगर पूरे न्यूमेरिकल में कहीं पे स्क्रीन नजर आ रहा है ना, तो ये समझ जाना वहां पे रियल इमेज ही बन सकती है। तो वो स्क्रीन वर्ड भी किसको दिखाता है? तो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, डन। दूसरा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। थर्ड, क्या आपने ये वर्ड सुना है इन्वर्टेड? रियल इमेज हमेशा उल्टी दिखती है, मतलब उल्टी बनती है, दिखती सीधी है। तो क्या है? रियल इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है। अब यहाँ पे ना कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं, वो देखना ध्यान से। देखो, ये डायग्राम मत बनाना, पहले सुनना। क्या तुम अपना कनकेव मिरर ऐसा बनाते थे? कनकेव मिरर, जब ये कनकेव मिरर ऐसा बना, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा किया, आपने बहुत सारे डायग्राम्स बनाए, कुछ ऐसे डायग्राम भी बनाए। जब आपने ऑब्जेक्ट यहाँ किया, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ बन गया, नीचे बन गया, डन। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है? जब ऐसे ऐसे डायग्राम बनते हैं ना 10th क्लास में, तो टीचर क्या करता है, इसको कई बार जनरलाइज कर देता है कि इन्वर्टेड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे और इरेक्ट का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। और 10th क्लास के लिए ये बात सही भी है, क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं लिया गया जिसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, नीचे। सारे ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे हमने? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। पर एक बात बताइए, क्या कोई बाउंडेशन थोड़े है? अगर इमेज बनानी है तो क्या ये नीचे भी रखा जा सकता है? यस, तब भी इमेज बनेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे ले लिया और इसका इन्वर्टेड बनाना हो तो कहाँ बनेगा? ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्वर्टेड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नहीं होता, इसका मतलब उल्टा होता है। जैसे इसका लिटरल मीनिंग निकल रहा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा और इरेक्ट का मतलब सीधा। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, तुम्हारी इमेज यहाँ बन रही है तो सीधी बनी है। तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे है तो इमेज यहाँ बनी है तो भी सीधी बनी है ना? और अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज यहाँ बनी है तो कैसी बनी है? समझ में आ रहा है? अरे ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ, उल्टी बन गई। ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ, कैसी बनी?
इन्वर्टेड, सीधी, इरेक्ट, क्योंकि ये भी नीचे था और ये भी नीचे है, तो इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, इरेक्ट का मतलब सीधा। क्या मीनिंग नहीं है इनका? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, ये मीनिंग नहीं है इनका, है ना, तो ये जनरलाइज नहीं करना। डन। उसके बाद आइए, तुम्हारा जो पार्ट है, देखो आप इतना बेसिक पढ़ने के बाद, इतना बेसिक पढ़ने के बाद अब अपने पहले पार्ट में स्विच कर सकते हो। कौन होता है ये? रिफ्लेक्शन। 10th क्लास की बातें करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है बताना? बाउंसिंग बैक ऑफ द इज नोन एज, नो, इनकम्प्लीट। सेम मीडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम मीडियम, मतलब लाइट गई उसी मीडियम में वापस आ गई। आपने लाइट भेजी, मान लीजिए वो मीडियम चेंज करके किसी दूसरे मीडियम में चली गई, तो ये हम इस डेफिनेशन में नहीं बोलते। वो लगता है ऐसे कि वो बाउंस बैक होके आई है पर उसने मीडियम चेंज कर लिया। तो यहाँ क्या लिखूं? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज नॉन एज, इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। कौन सा डायग्राम बनाते थे आप? ये लाइट आई, चली गई, कौन सी रे है ये? इंसिडेंट रे। ये क्या है? नॉर्मल रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और इस पे गोला बना के क्रॉस कर दो। जान के लिखा मैंने, नॉर्मल के पीछे रे नहीं लगता, ताकि याद रहे कि नॉर्मल के पीछे रे नहीं लगता। डन। बोलो ये वाला एंगल कौन सा होता है? एंगल आई। ये कौन सा एंगल होता है? एंगल आर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। डन। ये कैसी सरफेस थी? प्लेन सरफेस। डन। यहाँ पे क्या आते थे? लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ते थे? पहला लोग क्या पढ़ते थे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइन द, मीनिंग बताना इसका क्या है? इन द सेम प्लेन, मतलब अगर लाइट यूं गई तो यूं ही आ गई, मतलब इसी प्लेन में आ गई। ऐसा नहीं हुआ कि लाइट यहाँ गई और यूं चली गई, प्लेन चेंज नहीं होगा, जिस प्लेन में लाइट आई है उसी प्लेन में वापस जाएगी। दूसरा, एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर। क्या ये प्लेन सरफेस के लिए और कर्ड सरफेस दोनों पे वैलिड है? तो वैलिड फॉर, वैलिड फॉर प्लेन एंड कर्व सर्फेसिस बोथ, कर्व्ड सर्फेसिस। डन। वो बताने की जरूरत है? रेगुलर इरेगुलर, पैरेलल आई पैरेलल चली गई, क्या होता है वो? हाँ, मतलब ऐसे, ऐसे कैसे? ये देखो, लाइट ऐसे आई, पैरेलल आई और पैरेलल चली गई, ये रेगुलर हुआ करता था। और इरेगुलर में कैसी सरफेस होती थी? ऊपर नीचे, उबड़ खाबड़। ये क्या है? ये 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 इधर चली गई, ये कहीं यहाँ चली गई, ये कहीं यहाँ चली गई। ये क्या होता था? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब ये पॉलिश सरफेस पे होता है, ये रफ सरफेस पे होता है, दैट इज रफ सरफेस। ये क्या है? पॉलिश्ड। सही है। डन। 10th क्लास में इसके न्यूमेरिकल दे देते थे, ये वाला एंगल दे देगा, ये पूछ लेगा, ये वाला एंगल देके इन दोनों के बीच में पूछ लेगा, तो उस पर मैं टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? ये एंगल 90 है टोटल। अच्छा एक चीज और लिख लो, ये काम आएगी तुम्हारे, नॉर्मल। अगर तुम्हें नॉर्मल डिफाइन करनी हो कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल नाउ, तो आप कैसे करोगे? सोचो, अगर तुम्हारी ये वाली लाइट अगर इस रास्ते से आती तो वापस इसी रास्ते से जाती, ये डेफिनेशन फिट हो रही। इसका मतलब नॉर्मल वो रास्ता है जहां से अगर लाइट आएगी तो उसी रास्ते से वापस आएगी। सही है, लिख लो अपनी लैंग्वेज में, नॉर्मल इज जिस रास्ता, वो रास्ता जिस पर बाउंस बैक करती है। सेम रास्ते पे, सेम रास्ते पे बाउंस बैक करती है, जिस रास्ते से आई
उसी रास्ते से वापस चलेगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। हाँ जी, इमेज बनानी किस किस को आती है प्लेन मिरर से? प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनाओगे? मैं यहाँ वाइंड अप करूंगा प्लेन मिरर की इमेज बनवा के। प्लेन मिरर, देखो, अगर मान लो ये जो बोर्ड है तुम्हारे सामने, ये मिरर है, इधर सुनना एक बार, ये मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये बोर्ड, इसमें तुम्हारी इमेज बन रही है। तुम इसके सामने हो तो इमेज बन रही है, अगर इसके साइड हो तो इमेज बनेगी? तो भी बनेगी, तो भी बनेगी ना। क्या तुम्हें वो बैठा हुआ नहीं दिखेगा इस मिरर में? उधर बैठा हुआ इंसान दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो इमेज तो ये बनाएगा। सुनिए इधर, तुम क्या करते थे 10th क्लास में, यूं का यूं ड्राइंग चेपते थे, लेकिन अभी स्टेप सुनिए। स्टेप क्या है? 1, ऑब्जेक्ट से क्या डालना है? ऑब्जेक्ट से मिरर पर क्या डाल लो? परपेंडिकुलर। ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के सामने मिरर ना हो, तो क्या कर लो, मिरर को एक्सटेंड कर लो। अगर मिरर नहीं है तो, नहीं है तो मिरर को एक्सटेंड कर लो। लिख लेना, ये काम आएंगे ये चीजें, ये पेपर में नहीं लिखनी, इनके थ्रू डायग्राम अच्छे बनेंगे और जल्दी बनेंगे। तो मिरर एक्सटेंड करो। स्टेप नंबर 2, आपको ये समझ में आता है कि परपेंडिकुलर वाली लाइन पर ही इमेज बनेगी। क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर वाली लाइन पर ही इमेज बनेगी। डन। 2, स्टेप नंबर 3, जो परपेंडिकुलर लाइन तुमने मिरर के आगे बनाई है उसको पीछे एक्सटेंड कर दो जितना वो आगे है। तो परपेंडिकुलर वाली लाइन को मिरर के पीछे एक्सटेंड करो, मिरर के पीछे एक्सटेंड करो जितना वो आगे है, जितना वो, जितना मिरर के आगे है। और स्टेप नंबर 4 में बताओ, ऑब्जेक्ट से कितनी रेज आती हैं? हजारों, लाखों। पर क्या इमेज बना देंगी वो सारी? हम डायग्राम नहीं बना पाएंगे, हमारे को 2 या 3 रेज भेजनी पड़ेंगी बस। तो अब क्या करो, ऑब्जेक्ट से रेज भेज दो। ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से 2 और 3 रेज भेजो, मतलब आपकी मर्जी की, कोई जरूरी नहीं है, कोई फिक्स है कि यही वाली भेजनी है। जिसको इमेज बनानी है, इस बात का ध्यान रखना है कि इमेज बनाते हुए ये चीज वैलिड हो रही है कि नहीं हो रही है, और हर जगह होगी ये वैलिड। कैसे? सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट ले रहा हूं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो, ये मिरर बना ले, ऑब्जेक्ट यहां ले लिया। देख लो एक बार, सारे स्टेप करके दिखा रहा हूं। पहला स्टेप क्या है? ऑब्जेक्ट से क्या डालना है? अरे ऑब्जेक्ट से क्या डालना है? परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाला। मिरर इसके सामने था, एक्सटेंड करने की कोई जरूरत नहीं थी। पहला स्टेप कंप्लीट। ये स्टेप कब करना है? जब मिरर सामने ना हो। अभी मिरर सामने था, क्या डाल दिया? सेकेंड स्टेप में परपेंडिकुलर वाली लाइन पर ही क्या बनेगी? इमेज, मतलब इसी लाइन पे कहीं इमेज बनेगी। तीसरे स्टेप में हमने कहा कि इस लाइन को एक्सटेंड करो, जितना ये आगे है उतना ही पीछे करना। क्या ये ऐसा नहीं हो गया भाई? डन। देखो, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ ही में क्या प्रॉब्लम है? मतलब इस परपेंडिकुलर वाली लाइन के ऊपर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। कंफर्म है? मतलब इमेज पक्का यहाँ बनेगी। याद करो, तुम्हें प्लेन मिरर की इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जाते थे कि मिरर के सामने जितना आगे है वो उतना ही पीछे बनेगी, है ना? कैसी बनेगी? लेटरली इन्वर्टेड बनेगी, लेफ्ट चीज राइट दिखती है, राइट लेफ्ट दिखती है, ये सब सेम साइज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ये सारी चीजें बोलते थे। मतलब वर्चुअल कैसी? नकली। कैसे? देखो, क्या हमने ये 3 स्टेप पूरे कर लिए? हमने परपेंडिकुलर भी डाल दिया, परपेंडिकुलर वाली लाइन को पीछे एक्सटेंड भी कर लिया, और ये भी कंफर्म है कि इमेज यहाँ बनेगी। हम क्या करेंगे, यहाँ से तुम्हारी मर्जी की
एक रे यहाँ भेज दो, एक रे यहाँ भेज दो, डन। अरे यार वो करना है एक बार तो। ये क्या है, यहाँ से रह गई, हम क्या करते थे, यहाँ पे लाइट गिरी जाके क्या ये यहाँ टकरा के वापस इधर जाएगी कि नहीं जाएगी? देखो ये टकराई यहाँ और ये उधर चली गई। लेकिन कभी भी डायग्राम बनाते हुए आगे का काम पहले मत करना, नहीं तो डायग्राम ठीक नहीं बनेगा। आपको इमेज यहाँ बनानी है, आप क्या करो, इसको पहले डॉटेड यहाँ मिला लो और अब एक्सटेंड कर दो। समझ गए? अगर मैं पहले डॉटेड ना करके ये आगे बना देता, क्या पता ये पीछे मिलती कि नहीं मिलती। समझ गए? तो पहले डॉटेड काम कर लो, उसके बाद ऐसा कर दो। तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ नॉर्मल डालू, एंगल आई एंगल आर के बराबर यहाँ भी है, यहाँ नॉर्मल देखा, एंगल आई एंगल आर के बराबर यहाँ भी है, और इमेज यहाँ बन गई। बताओ क्या ये रेज रिफ्लेक्ट करके इधर आई? क्या ये सच में मिलेंगी कभी आगे? नहीं मिलेंगी। क्या ये मिलती हुई नजर आ रही है, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे यहां से निकल के आ रही है? दे आर अपियरिंग टू बी डाइवर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। तो मतलब ये पॉइंट पे इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल। अपियर टू मीट हो रहा है यहाँ पे, सो ये वर्चुअल इमेज बन गई। कैसी बनी? सेम साइज बनी, जैसा ऑब्जेक्ट था, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज और सेम साइज, डन। दूसरा केस, अगर मान लीजिए ये मिरर इतना होता और तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां होता, अब बताओ क्या मिरर को एक्सटेंड करें पहले? तो मिरर को एक्सटेंड कर लिया, क्या डाला, परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या आगे एक्सटेंड कर दिया? कितना? जितना आगे है। तो पक्का यहाँ क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अब सोचो ऑब्जेक्ट से क्या भेजनी है? रेज भेजनी है। कितनी भेजनी है, दो या तीन? हम दो से ही बना रहे हैं। देखो तुम क्या यहाँ इमेज भेज सकते हो? यहाँ तो मिरर ही नहीं है, तो इमेज रेज तो कहाँ भेजनी है? तो मिरर पे भेजनी है, तो पहले मिरर पे तुम्हारी मर्जी है, जहां मर्जी भेज दो। भेज दिया। अब क्या करो, जहां पे जाके टकराई उस पॉइंट को वहां से पहले मिलाओ डॉटेड, और इसको भी मिला दो, इसको आगे एक्सटेंड कर दो, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दो। क्या तुम्हें लग रहा है ये कभी आगे मिलेंगी? आगे नहीं मिलेंगी। कैसा लग रहा है जैसे पीछे मिल रही हैं? लग रहा है, बट दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। दैट्स वे कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल इमेज। आपका जो मन करे, जिस रास्ते से इमेज रेज भेजने का मन करे वहां से भेजो, बट स्टेप्स यही है। देखो स्टेप्स वाइज मैंने डायग्राम बनवाया तो चीजें याद रहती हैं, कभी गलत नहीं होती। अगर मैं डायरेक्ट बनवा देता तो ऐसा लगता है जैसे ड्राइंग छाप रहे हैं। कुछ पूछना है? कर लो, क्या फायदा है उससे? क्या इसको? नहीं, जैसे ये वाला तो मिरर इसके सामने ही था, उसको परपेंडिकुलर डालने के लिए एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ मिरर नहीं था, तो मैंने इस ये मेथडोलॉजी बनाई हुई है डायग्राम सही से बनाने के लिए। सही है। और बनाना पॉइंट ऑब्जेक्ट का, सॉरी एक्सटेंडेड का। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये लो, ये मिरर, ये सामने ए बी ऑब्जेक्ट खड़ा किया, तो हम क्या करते हैं, क्या ये जो इसके पैर हैं ये भी तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और इसका जो सिर है ये भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज तुम्हारे को बनानी आती है। क्या करें, पहले यहां से क्या डालें, परपेंडिकुलर, यहां से भी क्या डालें, परपेंडिकुलर। चलो ये डायग्राम थोड़ा अलग तरीके से बनाता हूँ, थोड़ा ये भी कवर हो जाएगा। क्या मैं एक रे इसी रास्ते से भेज दूं तो कहां से आएगी? वापस इसी रास्ते से आ जाएगी, क्योंकि ये कौन से वाला रास्ता है, नॉर्मल वाला। तो ये वापस यहीं से आ गई। क्या मैं ये पीछे एक्सटेंड करनी थी, ये भी पीछे एक्सटेंड करनी थी, तो पक्का इमेज कहाँ बनेगी? कोई ए डैश बी डैश यहाँ बनेगी। क्या मैंने इस ऑब्जेक्ट से कितनी रे भेजी अभी? एक। दूसरी कहाँ भेज दूं? यहाँ। इसकी दूसरी यहाँ। पहले पीछे से मिलाऊं कि आगे भेजूं? तो पीछे से मिला लो, ये लो, ये लो। बात समझ में आ गई? डायग्राम बन गया। ये आगे कभी मिलेंगी? देखो ये वाली वापस आई और ये वाली वापस आई, ये कभी आगे नहीं मिलेंगी। ये कहाँ मिलती हुई नजर आई? यहाँ पे। ये कहाँ मिलती हुई नजर आई? यहाँ पे। दूसरी लैंग्वेज क्या बोली है मैंने? ये यहाँ मिलती हुई नजर नहीं आ रही, ये यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है। ये लैंग्वेज भी आपकी किताबों में लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखो, क्या ये ऑब्जेक्ट जितना था, क्या ये इमेज भी उतनी बनी? अब बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। सिर ऊपर है, इसका भी सिर ऊपर है। मिरर इमेज में और वाटर इमेज में क्या अंतर होता है?
मिरर इमेज में लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है, और वाटर इमेज में अप डाउन दिखता है, डाउन अप दिखता है। पानी में सिर नीचे दिखता है, उल्टा। वाटर इमेज में वर्टिकली फ्लिप होती है, और मिरर में ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप होती है। याद रखना ये चीज, ये डिफरेंस होता है वाटर इमेज में और मिरर इमेज में। सो यहाँ पे कैसी इमेज बनी है बोलना, वर्चुअल। और कैसी बनी, इरेक्ट बनी, सेम साइज बनी, सेम साइज भी बन गई, 1 2 3। हाँ जी। लेटरली इन्वर्टेड, ये वर्ड देखो, लेटरल इन्वर्जन, ये एक फिनोमिना है क्या प्रोसेस है? फिनोमिना, आपने नहीं कहा इसको, ये अपने आप हुआ। तो लेटरल इन्वर्जन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट और राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट। सो लेफ्ट, लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट, राइट अपीयर्स, राइट अपीयर्स लेफ्ट। 10th क्लास है ना इंपॉर्टेंट, ये मैं वैसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत काम आएंगे तुम्हारे को ये। अभी जितने डायग्राम बनाएंगे, अभी कनकेव कन्वेक्स के, कल अपनी 10th क्लास की बुक से, नोटबुक से, या नहीं है तो अपने नेट से देख के आना अपनी तरफ से कि कैसे डायग्राम बना करते थे, मैं भी बनवाऊंगा इधर। ठीक। सो ये क्या है, लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट, राइट से। इमेज कैसी बनी, लेटरली इन्वर्टेड, डन। तो प्लेन मिरर से ये इमेजेस बनती हैं, स्टेप्स यही फॉलो हुए, समझ में आ गए? ठीक है।